वेलकम टू एस्पिरेंट्स बॉक्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस कंपनी की मदद से ब्रिटिश क्राउन ने हमारे इंडिया को कैप्चर किया, हमारे इंडिया के ऊपर राज किया, कैसे ब्रिटिश राज आता है बाय यूजिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सर, इसकी शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जिसके हम देखेंगे पहले रीजंस क्या थे, क्यों ये ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल करना शुरू किया। तो सर, सबसे पहला रीजन आता है आपका करप्शन एंड नेपोटिज्म, जिसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे थे कि वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ही अपॉइंट करते थे ऑन दी डिजिग्नेटेड पोजीशंस। दूसरा, सर, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, जिनको हम नवाब भी बोलते थे, वो अपने पोजीशंस का यूज करते थे टू गेट वेल्दी। कैसे वेल्दी होंगे सर? बाय यूजिंग दी प्राइवेट ट्रेड्स और घूस ले लेकर के, ब्राइबरी ले लेकर के, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी में अच्छी खासी फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जो कि उसके रिफॉर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर अपना हस्तक्षेप करती है इन ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशंस में। उसके बाद दूसरा रीज़न था इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आने का, द बंगाल फेमाइन, द ग्रेट बंगाल फेमाइन, जिसमें करीब करीब आपके 10 मिलियन पीपल की डेथ हो गई, जो कि अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन थी बंगाल की उस समय। तो बंगाल तो उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर में आता था, लेकिन इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी ज़्यादा उसके प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से उसका स्टॉक प्राइस गिरने लगा, जो कि एक बड़ा रीज़न था ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी में इंटरफेरेंस करने के लिए। नेक्स्ट रीजन, थर्ड रीजन ये था डुअल गवर्नमेंट बाय रॉबर्ट क्लाइव। अब ये डुअल गवर्नमेंट जो कि रॉबर्ट क्लाइव लेकर के आए थे आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद, जिसमें इन्होंने 2 ट्रीटी साइन की थी इलाहाबाद की, जिसमें से एक ट्रीटी इन्होंने साइन की थी शुजा-उद-दौला के साथ। शुजा-उद-दौला से इन्होंने ये बोला कि हम दीवानी राइट्स ले रहे हैं। दीवानी राइट्स मतलब कि रेवेन्यू कलेक्शन मतलब पैसा, मतलब टैक्स कलेक्शन। ये सारी जितनी पैसे की चीज़ें थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर कर ली। और जो दूसरी निजामत राइट्स थी, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, डिफेंस, सिविलियन अफेयर्स एंड द जुडिशरी, ये सारी चीज़ नवाब ऑफ बंगाल को दे दी। नवाब ऑफ बंगाल जो कि एक तरह से पपेट ही थे ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि लास्ट थे आपके मोहम्मद रज़ा खान ऑफ 1772। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से ये ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगा, जिसकी वजह से ब्रिटिश क्राउन को इंटरफेयर करना पड़ा। इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट्स ली थी बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। यहाँ की टैक्स कलेक्शन हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ही देखती थी। नेक्स्ट रीजन वाज द डिफीट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ऑफ 1769, जिसमें हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के बाद ये चेतावनी दी, ये धमकी दी कि अगर अब आप नहीं रुकोगे तो आई विल कैप्चर योर प्रेसिडेंसी मद्रास, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बैकफुट था। तो इन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन की, जिसे हम ट्रीटी ऑफ मद्रास बोलते हैं, इन 1769, जिसमें इन्होंने वादा किया कि सारे प्रिजनर्स को छोड़ देंगे और म्यूचुअल डिफेंस का भी वादा किया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में बैक ऑफ कर लेती है, जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी आपका होता है। तो ये सारी चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरह से पीछे ढकेल रही थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश क्राउन आगे आई। और एक लास्ट रीज़न कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इतने घाटे की वजह से इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1.5 मिलियन पाउंड का लोन लेना पड़ा, और इस लोन को न चुका पाने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल करना पड़ा था। तो ये कंट्रोल हुआ कैसे? तो दिस वॉज बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772 भी बोलते हैं। दिस वॉज दी फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल और रेगुलेशन लगाने के ये पहला स्टेप था ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको बदल करके इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। क्या अंतर होता है सर दोनों में? गवर्नर के अंडर में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन आता था, बट गवर्नर जनरल के अंडर में अब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ डिफेंस भी आने लगा, बिकॉज ही विल बी द जनरल एज वेल। तो हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं वैन हास्टिंग्स साहब, जो कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और क्या किया कि फोर्ट विलियम पे इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब पोजीशन बड़ी हुई तो उनको हेल्प करने के लिए 4 मेंबर्स या 4 काउंसलर्स का इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया, जिसमें 4 मेंबर्स थे। कौन थे वो? लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मैनसन, रिचर्ड बावेल एंड फिलिप फ्रांसिस। ये 4 मेंबर्स की इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। थर्ड थिंग, और इन्होंने 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से क्या किया, जो प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, देखिए इनके पास 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। तो इन्होंने बॉम्बे और मद्रास को अंडर कर दिया किस प्रेसिडेंसी के? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में, जिसके ऊपर अब गवर्नर जनरल थे। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास दोनों किसके अंडर आ गए? प्रेसिडेंसी ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ध्यान रखिए, इसके पास अभी भी वीटो पावर नहीं थी। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बाय मेकिंग द बॉम्बे एंड मद्रास एज द सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। अब ये इंडिपेंडेंट नहीं रहे, अब ये किसके अंडर आने लगे? बंगाल के अंडर आने लगे। और सारी पावर किसके पास थी? अभी भी काउंसिल मेंबर्स के पास थी, जो मेजॉरिटी डिसीजंस ये लेते थे। वीटो पावर अभी भी आपके गवर्नर जनरल के हाथ में नहीं थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया सर? सेकंड लास्ट थिंग जो इन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किया, द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बंगाल में इन्होंने पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया इन द फोर्ट विलियम इन 1774, जो कि 1862 तक रहा, तब तक जब तक हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता 1861 में नहीं बन गया। इसने मेयर्स कोर्ट ऑफ कलकत्ता को रिप्लेस कर दिया था।
ठीक है। और इसमें सब 4 जजेस बैठते थे, जिसमें से एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस होते थे, और पहले चीफ जस्टिस हमारे बने थे सर एलिजा इम्पे साहब, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आया, दैट वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब दिस वाज द एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लंदन में बैठ करके सारी देखरेख करती थी। इट मैनेजेस द डे टू डे अफेयर्स एंड कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, यही सारी चीज़ें रेगुलेट करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, और क्राउन के बीच में एक तरह से लिंक बनाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था विद 24 मेंबर्स, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अलावा इनके और क्या क्या स्टेप्स थे, लाइक पिट्स इंडिया एक्ट आपका आता है, फिर उसके बाद आपके चार्टर एक्ट्स आते हैं। इन सब की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया के ऊपर अपना पूरा साम्राज्य फैलाया था। तो हम इसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए सर थैंक यू, एंड एस्पिरेंट्स बॉक्स को फॉलो करें।